नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आपका एमटीएस का एग्जाम 2 मई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाना है। एमटीएस के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न लड़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। देखिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 2 मई से शुरू हो रहा है, और आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 जो पिछला एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग एक एक करके सारे शिफ्ट का प्रश्न देख रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 27, और इससे पहले तो आपको पता होगा कि हम लोग 26 वीडियो कर चुके हैं, और कुल मिला के 650 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे, वहाँ से एक एक करके सारे प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और लगाइए अपना सेट नंबर 27। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। देखिए, हम लोग आज थोड़ा फटाफट प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। हम आपका एक्स्ट्रा समय नहीं लेना चाहते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे, तो ठीक है। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर से है। ध्यान रखिएगा, संतूर से है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध। अब बताइए, पियानो पियानो जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, डॉक्टर अमन, याद रखिएगा, डॉक्टर अमन जो है वो पियानो से संबंधित है। बहुत सारे ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। डॉक्टर अमन कुमार पियानो से संबंधित है। सरोद अमजद अली का नाम आप लोग बार बार सुन रहे होंगे मेरे मुंह से, और क्योंकि जब भी सरोद आता है तो हम अमजद अली का नाम बताते हैं, जिससे आपको बार बार रिपीट होता है और वीडियो के दौरान ही आपको प्रश्न याद हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सरोद हो जाएंगे अमजद अली। संतूर के बारे में तो हम लोग देख लिए, पंडित रवि शंकर। अगला सवाल है, मिन्हाज असिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। देखिए, मिन्हाज ए सिराज जो है रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौन? मिन्हाज ए सिराज नाम का व्यक्ति जो था, उसने रजिया सुल्तान का इतिहास लिपिबद्ध किया, मतलब क्रम अनुसार उसको सजा के लिख दिया था। मिन्हाज ए सिराज, रजिया सुल्तान का इतिहास, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, थोड़ा सा साल भी याद रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ से भी एक फैक्ट याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 में। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। फ्री में लाइक होता है, फ्री में कमेंट होता है। आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको बताते भी रहना है। देखिए, सवाल है कि बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 अंक अधिकतम आपको बास्केटबॉल में मिल सकता है एक शॉट लगाने पे, ठीक है। अधिकतम, कम से कम तो 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, लेकिन अधिकतम पूछा है तो 4 याद रखिएगा बास्केटबॉल में। अगला सवाल है, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। देखिए, अधिक वार्षिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, यानी साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। ध्यान रखिएगा, एसएससी इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो है जल्दी याद नहीं होते हैं, तो कॉपी में नोट करते चलिएगा प्रश्न को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र की इस दिन जयंती है, और इस दिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद्र हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा होता है।
इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए। देखिए विधि अधिकारी जो है, प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, याद रखिएगा महान्यायवादी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग अनुच्छेद फटाफट देख लेंगे। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। राज्यपाल का अनुच्छेद कितना है आपको पता है? बोलिए, एक बार मन में बोलिए या फिर कमेंट में बताइए। तब तक मैं राष्ट्रपति का बताता हूँ। राष्ट्रपति का अनुच्छेद ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 में है और प्रधानमंत्री का 75 में है। हालांकि पिछला वीडियो में मैंने 175 शायद बता दिया था, जो कि गलत था, 75 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिस्टेक से 175 बोल दिए होंगे, तो ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 75 है। आप लोग से पूछे थे राज्यपाल का अनुच्छेद, आपको पता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 63 में है, ठीक है, राज्यपाल। अगला सवाल देखा जाए। अपर्णा सतीशन ने इनमें से किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। जो अपर्णा सतीशन है, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में भी भर भर के यह प्रश्न पूछा गया, लगभग 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा गया है और एमटीएस के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है 2022 में, और 2023 में क्यों नहीं होगा आप लोग जरा सोचिए। इस बार भी रिपीट होने वाला है। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपर्णा सतीशन जो है कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी है, जिनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है 9 अप्रैल, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? अभी वर्तमान में भी है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के अगले विदेश सचिव होंगे नहीं, अभी वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा। अगला सवाल देखा जाए, चलिए चला जाए 10 नंबर सवाल पे। सवाल आपके सामने है 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे है? देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, और इसीलिए मैंने एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे जनगणना 2011 से, उनका मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा 2 मई से पहले, ठीक है। और नोट कर लेंगे सारे प्रश्नों को, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कॉपी में याद बड़ी जल्दी होता है, ध्यान रखिएगा। अपने से अगर लिखते हैं तो याद हो जाएगा। देखिए तीसरे स्थान पे है राजस्थान, सबसे कम साक्षरता दर में। अच्छा पहले स्थान पे कौन है? ध्यान रखिएगा बिहार है सबसे कम साक्षरता दर में। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2011 ही अंतिम जनगणना हुआ है। दूसरे स्थान पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न को भी टिक कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तीसरे स्थान का सवाल पूछा था तो राजस्थान, ये भी याद रखना है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलिडा संघ यानी फाइलम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है एनिलिडा संघ का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 12 नंबर है। केलुचरण महापात्रा इज एसोसिएटेड विथ डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। देखिए सवाल पूछा गया है कि केलुचरण महापात्रा जो हैं भारत के किस नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? देखिए इसका सही उत्तर ओडिसी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं केलुचरण महापात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी और एमटीएस सीजीएल में लगातार यह प्रश्न पूछा गया है केलुचरण महापात्रा से, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने 13 नंबर। BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभव के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेटिंग फॉर अ वीज़ा। देखिए भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के बारे में अपने अनुभव में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 14 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक शक शासक था? देखिए शक शासक की बात किया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदमन जो है भारत में एक शक शासक के रूप में जाने जाते थे। 130 से 150 ईस्वी में इनका शासनकाल भी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन? रुद्रदमन, जो कि एक शक शासक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखा जाए, चलिए कमेंट में बताइए अशोक किस वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
अशोक के बारे में बताइए कि किस वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। देखिए सबसे कम साक्षर में बिहार हो जाएगा। अभी हम लोग पिछले कुछ प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस बढ़िया से कर चुके हैं कि सबसे कम अगर पूछता है तो बिहार हो जाएगा साक्षर में। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। और तीसरे स्थान पे राजस्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 16 नंबर सवाल है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। तो कूलॉम का नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल पर कूलॉम का नियम काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके MTS के एग्जाम में। देखिए फिस्कल इसका तो सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि FRBM के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए एफ से क्या होता है, ध्यान रखेंगे फिस्कल, जो इस प्रश्न का सही उत्तर भी था फिस्कल। आर से होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बी से बजट हो जाएगा, और एम से मैनेजमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल 18 नंबर है, किस राज्य सरकार ने IPE ग्लोबल के सहयोग से उड़ान परियोजना शुरू की, जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को उनके नामांकन के माध्यम से स्कूल में रखने का प्रयास करती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उनमें से योग्य लड़कियों को उनकी छात्रवृत्ति भी मिलती रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो उड़ान परियोजना शुरू किया लड़कियों के लिए, ठीक है। राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, 19 नंबर सवाल अब आपके सामने है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड एडोलसेंट एज इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 19 ईयर्स तक के लिए। देखिए सवाल यह पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किशोरों को कितने आयु समूह के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 से 19 साल के बीच के व्यक्ति जो हैं उनको किशोर आयु समूह के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है कौन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मंद विरूपण, जिसको क्रिप भी बोला जाता है। देखिए भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है मंद विरूपण को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 21 नंबर, प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी बॉम्बे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रार्थना समाज या फिर प्रेयरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है। देखिए गणगौर जो भारतीय त्यौहार है प्रमुख रूप से यह मनाया जाता है राजस्थान राज्य में, ध्यान रखिएगा। तो गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। अगला सवाल देखा जाए, कौन सा बीमारी नामक रोग एडिज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी में भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुणित होते जाता है। देखिए जो डेंगू नामक रोग है वह एडिज मच्छर के कारण फैलता है, जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुणित भी होते जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंगू रोग। अगला सवाल है और ये रहा हमारा अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए सवाल क्या है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी।
देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात किया जाए तो आयताकार थी। ध्यान रखेंगे इसकी आकृति कैसी थी, आयताकार आकृति की थी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। आपको पता भी होगा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको यह 25 प्रश्न कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।